नमस्कार दोस्तों, आज हम एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। सिद्ध कीजिए कि गौसीय पूर्णांकों का समुच्चय, हमें ये पूर्णांकों का समुच्चय दिया हुआ है, सम्मिश्र संख्याओं के योग एवं गुणन के लिए एक वलय है। पहले तो ये वलय प्रूव होगा, उसके बाद एक पूर्णांकीय प्रांत, और क्या यह एक क्षेत्र होगा, तो फिर हमें इसे क्षेत्र प्रूव करना है, यानी रिंग, आईडी और फील्ड। तो इसने सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जे है वो एक सेट से मान लेंगे। मान लो जो जे है वो सी से है, क्योंकि इसमें हमें आइटा की फॉर्म में वैल्यूज दी हुई हैं। तो सम्मिश्र संख्याओं का जो सेट होता है सी, मैंने जे को उसमें से मान लिया। अब एक्स और वाई है वो मैंने जे से लिए। ये मैं सेम इसी तरीके से कर रहा हूँ जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 आपको कलेक्ट करवाया था। ठीक है, इसी मेथड से कर रहा हूँ भी। मैं इस फॉर्म में एक्स और वाई की दो वैल्यू मान रहा हूँ, तो मैंने एक्स और वाई की दो वैल्यूज मान ली। फिर मैं इन दोनों का योग करूँगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, ताकि ये गुणा और योग के लिए क्या ये क्लोज्ड है, समृद्ध है। समृद्ध देखने के बाद मैं ये जांच ली, अगर ये समृद्ध है तो फिर मैं x माइनस वाई, यानी इसको एक अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए मैं x माइनस वाई प्रूव करूँगा। अब x माइनस वाई प्रूव करने के बाद मैं देख लूँगा क्या यह एक क्रम विनिमय ग्रुप है। हाँ जी, अगर सी है जो एक क्रम विनिमय ग्रुप है, अतः जे है जो वो उसका एक सब ग्रुप है। जे है वो सी का सब ग्रुप है। तो अगर सी क्रम विनिमय ग्रुप है तो यह ज़रूर होगा कि जो सी है जे है वो सी के रूल्स को फॉलो करे। तो जे है वो क्रम विनिमय प्रूव हो जाएगा। अब संख्याओं का गुणा क्रम विनिमय वैसा जारी होता है, ये हमें पता है। योग के सापेक्ष बंटन नियम को भी ये संतुष्ट करेगा। फलतः जो जे है वो एक तरीके से पूर्णांकीय प्रांत को तो हमें संतुष्ट कर देगा। अब हम बात करेंगे इसमें क्षेत्र की। क्षेत्र के लिए क्या होता है, हमें प्रतिलोम ज्ञात करना होता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए जैसे मैंने वहाँ पे भी 1/x किया था इज इक्वल टू 1, तो सेम मैं यहाँ पे 1/x रखूँगा। ए की यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो a प्लस आइटा b है, तो वह वो वैल्यू यहाँ पे रखूँगा। अब आइटा नीचे नहीं रहना चाहिए, तो मैं उसे ऊपर ले जाने के लिए उसके जो अलग से, जैसे a प्लस आइटा b है बटा में a प्लस आइटा बी है, तो उसका मल्टीप्लाई करूँगा a माइनस आइटा बी, ऊपर भी a माइनस आइटा बी से। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें जो गौसीय जो वैल्यूज़ प्राप्त होंगे वो गौसीय पूर्णांक नहीं होंगे। गौसीय पूर्णांक में क्या होता है कि अल्फा प्लस आइटा बीटा की फॉर्म में हमें जो गौसीय पूर्णांक है वो प्राप्त होते हैं। तो यह जो गौसीय पूर्णांक जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी, यह गौसीय पूर्णांक प्राप्त नहीं हो रही है। अतः जो जे प्लस क्रॉस है वो एक क्षेत्र नहीं होगा। इसी प्रकार अब मैं एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करता हूँ। यहाँ पे हमें एक रिंग दी हुई है। सिद्ध कीजिए कि यह एक क्षेत्र है जहाँ संक्रियाएं इस प्रकार परिभाषित है। तो हमें इसे एक रिंग प्रूफ करना होगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन में ए बी जो है आर का अवयव ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये संक्रियाएं किस प्रकार परिभाषित होंगी। तो अगर a प्लस बी करता हूँ मैं इस प्रकार की संक्रिया में, a प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये जो संक्रिया है वो R में होगी। तथा इसी प्रकार अगर मैं a माइनस बी वाली संक्रिया की बात करूं तो ये a प्लस बी माइनस ए बी की फॉर्म में होगी और ये R में होगी। चूँकि प्लस और माइनस R में द्विआधारी संक्रिया है, तो सबसे पहले हमें R11 यानी R प्लस के अंदर सहचार्यता, एसोसिएटिविटी मैं इसमें प्रूव करूँगा। तो मैंने माना ए बी और सी आर के अवयव है, तो ए प्लस बी प्लस सी। तो जब मैंने इन दोनों पे अप्लाई किया तो ये ए प्लस बी माइनस 1 और ये प्लस वाली संक्रिया इसके साथ सी। अब ये ए है ये बी है, तो ये ए हो गया प्लस
बी माइनस 1, तो ये बना ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2। इसी प्रकार मैं इसकी दूसरी साइड करता हूँ, जहाँ होगा ए प्लस बी प्लस सी, ये वाली संक्रिया जिसमें ए प्लस पड़ा रहेगा और ये संक्रिया इन दोनों पे अप्लाई होगी, तो बी प्लस सी माइनस 1 हो जाएगा। और फिर ये बनेगा ए प्लस बी और माइनस में 1। तो अगर हम इसे हल करेंगे तो ये a प्लस बी प्लस सी माइनस 2, यानी ये सहचार्यता को इसने प्रूव कर दिया। अब गुणन के लिए सहचार्यता यानी R21, गुणन के लिए सहचार्यता, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे a ये वाला साइन, ये संक्रिया c, तो a प्लस बी माइनस ए बी हो गया ये वाली संक्रिया और c। इसके बाद ये बनेगा a तो पड़ा रहेगा a माइनस बी, और ये वाली संक्रिया प्लस में अप्लाई होगी, तो a प्लस बी माइनस में ए बी और ये c, ए बी ए बी। ओके, ये संक्रिया अप्लाई की तो हमारे पास जो हल किया तो वो ए बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस में ए बी और सी आ गया। तथा जब दूसरी साइड अप्लाई करेंगे ये वाली संक्रिया बी ये वाली संक्रिया और सी, तो ए बी प्लस सी माइनस बी सी और ए यहाँ पे प्लस में आएगा और प्लस में बी वाली जो वैल्यू है वो बी सी, और माइनस में ए के साथ ये सारी वैल्यू बी प्लस सी माइनस बी सी। जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है वो सेम आएगी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस में ए बी माइनस बी सी माइनस में सी ए प्लस में ए बी सी। इस प्रकार ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगी और ये सहचारी प्रूव हो जाएगा, R11 और R21। तो गुणा के लिए सहचारी प्रूव हो गया। अब योग व शून्य के योग और गुणा के लिए हम उसका जो है तत्समक अवयव फाइंड करेंगे। योग व गुणन के लिए तत्समक अवयव के लिए तत्समक, तो R12 में हम वैल्यू लेंगे, एक ज़ीरो एलिमेंट मान लेते हैं, लेट ज़ीरो एलिमेंट इज x। मैंने x को ज़ीरो एलिमेंट मान लिया और डेफिनेशन के हिसाब से, ज़ीरो एलिमेंट की डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं लिखूं तो अगर मैं उसके साथ कोई भी मान लो संक्रिया अप्लाई करता हूं कोई भी अवयव के साथ, तो वही आना चाहिए जैसा ये है। ठीक है, अब संक्रिया अप्लाई करते हैं तो a प्लस एक्स माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू a आ गया। निरसन नियम से a से a कैंसिल हो जाएगा और x बराबर हमारे पास 1 आ गया, जो कि 1 में विद्यमान है। यानी इसमें योग के लिए जो तत्समक अवयव आएगा वो 1 आएगा। R22 की बात करते हैं, यानी गुणन के लिए तत्समक की बात करते हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो इसमें होगा वो E माना मैंने। ठीक है, और जब ये वाली संक्रिया E के साथ अप्लाई करेंगे तो हमें A प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि यही तो गुणन संक्रिया कहती है, वे इसके साथ मल्टीप्लाई करो इसका और वो सेम आ जाना चाहिए। तो जब मैंने इस संक्रिया के अनुसार इन्हें की हल किया तो ये मेरे पास E और A इज इक्वल टू A आ गया। निरसन नियम से ये कैंसिल, यहाँ से E कॉमन आ गया तो 1 माइनस A बचा हमारे पास और बराबर में 0 रह गया। तो E बराबर में हमारे पास 0 आ गया, जो कि R में बिलोंग करता है। इस सवाल के लिए तत्समक है जो 0 आया है, ये आप ध्यान रखिए। तो अब इनका तत्समक हमने फाइंड कर लिया। अब इनके लिए प्रतिलोम और ऋणात्मक अवयव, जैसे योग के लिए जो ऋणात्मक अवयव होता है ना, योग के लिए जो इन्वर्स होता है प्रतिलोम, उसको हम नेगेटिव एलिमेंट भी बोल सकते हैं और ऋण अवयव भी बोल सकते हैं। तो योग के लिए व गुणन के लिए प्रतिलोम, तो योग के लिए हम उसे नेगेटिव एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो R13 हम उसमें देखेंगे तो डेफिनेशन के हिसाब से ऑफ नेगेटिव एलिमेंट की डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं
ए को किसी इसके साथ जोड़ूं तो हमारे पास तत्समक आना चाहिए। ठीक है, हमारे पास तत्समक आना चाहिए। तो अगर ये संक्रिया ए वाई माइनस वन बन गई तो वन आ गया, तो y इज इक्वल टू टू माइनस ए है, वो इसका नेगेटिव एलिमेंट है, या प्रतिलोम बोल लीजिए, ये इसका प्रतिलोम आ गया। R23 की बात करते हैं, यानी गुणन के लिए प्रतिलोम की बात करते हैं, तो डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट, तो ए का मल्टीप्लाई ए के साथ करो तो हमारे पास सॉरी ए इनवर्स है, ये ए इनवर्स है, तो हमारे पास जो गुणा का एलिमेंट है या आइडेंटिटी एलिमेंट है वन आ जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ज़ीरो मिला है, तो मैं यहाँ पे ज़ीरो रखूँगा। ये बात आप ध्यान रखिए, वरना सवाल गलत हो जाएगा। अब मैं ये संक्रिया अप्लाई करूँगा तो ए प्लस में ए इनवर्स माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या होगा, ए इनवर्स तो कॉमन आ गया, यानी वन माइनस ए बन गया, और इस ए को मैं उधर लेके गया तो माइनस का ए बना, तो ए इनवर्स यानी वो आएगा हमारे पास ए अपॉन में ए माइनस वन। इसको इसके बटा में लेके गया, माइनस कॉमन लिया तो ये वाला बन गया जो कि आर में है। अब हमने इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी प्रूव कर दिया। अब हम इसका बंटनता को प्रूव करेंगे। क्रम विनिमयता हमने इसमें प्रूव नहीं की है, क्रम विनिमयता की भी बात करते हैं। क्रम विनिमयता तो जो कि इसके लिए ए बी जो आर है में अवयव है वो ले लिए मैंने, और R14 ये प्लस के लिए है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस वन। संक्रिया अप्लाई करने पर ये हुआ, मैंने वापस पलट दिया तो a माइनस वन हो गया, और फिर ये संक्रिया बन गई b प्लस ए। इसी प्रकार R24 की बात करें तो ये बनेगा a माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। मैंने इनको पलटा b प्लस ए माइनस बी ए, तो हमारे पास सेम ये संक्रिया आ गई जो कि क्रम विनिमयता को दर्शाती है। प्लस और क्रॉस क्रम विनिमय है। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी या बंटनता की बात करते हैं, तो मैं इसे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। उसके लिए हमें ए बी और सी तीन एलिमेंट चाहिए होंगे आर में। तो पहली जो गुणन संक्रिया होती है उसकी जगह ये, और अंदर प्लस की संक्रिया के लिए ये, तो ये होगा ए ये वाली संक्रिया बी प्लस सी माइनस वन। अब हम गुणा वाली संक्रिया का जो साइन है उसका यूज़ करेंगे, तो a प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस वन। जब हम इसे हल करेंगे तो ये हमारे पास आया 2a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस वन। और अगर मैं b प्लस सी को ऐसे रखूं और ये a इधर लेके जाऊं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये दूसरी साइड मैंने जैसे वाम बंटन और दक्षिण बंटन होता है उसके हिसाब से, तो ये बनेगा इसका इसके साथ होगा पहले। सॉरी, ये मैंने थोड़ा आपको गलत करके बता दिया, लेकिन है ये ठीक, गलत नहीं है। अगर मैं दूसरे तरीके से करके देखूं भी, ए का जो पहले बी के साथ मल्टीप्लाई वगैरह होगा, फिर बीच में प्लस वाली संक्रिया, और फिर सी का जो है वो ए के साथ होगा, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया ए प्लस बी माइनस ए बी। ये मैंने आगे पीछे कर दिए लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, प्लस तो यहाँ पे क्या बना ए प्लस सी माइनस ए सी, ये माइनस वाली। फिर जब हम इन्हें ए बी सी के जो ये वाली संक्रिया इसको यूज़ करेंगे तो ए प्लस बी माइनस ए नहीं, ए आ गया प्लस में बी आ जाएगा और माइनस में वन आएगा। तो जब इसे हल किया तो 2a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी और 1। अतः है जो R है वो एक क्षेत्र हमने प्रूव कर दिया। हमने चारों प्रॉपर्टी दोनों ग्रुप जो प्लस और क्रॉस के लिए ग्रुप प्रूव कर फिर बंटनता उस पर लगा दी। अब एग्जाम्पल नंबर 5 की हम बात करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो सेम इसी तरीके से हल होगा, सेम इसी तरीके से हमें वैल्यूज़ को प्रूव करना पड़ेगा। इसके मैं एग्जाम्पल 5 आपको नहीं करवा रहा, मैं एग्जाम्पल नंबर 6 करवा रहा हूँ। वो थोड़ा सा अलग है क्योंकि उसमें फंक्शन वाला सिस्टम आ जाता है, तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं करवा रहा, 6 करवा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में सॉल्यूशन की बात करते हैं हम।
तो हमें इसके लिए सबसे पहले एक सबसेट मानना पड़ेगा। जैसे इसमें S दिया हुआ है तो मैंने मान लिया ये S ही है एक सेट, तो F और G है वो S में बिलोंग करते हैं, इसने हमें S दे दिया। तब f ऑफ x और g ऑफ x है जो फंक्शन है वो R में बिलोंग करेंगे, ठीक है। और फॉर ऑल x बिलोंग करेगा 0,1 में, जो हमें यहाँ पे अंतराल दिया हुआ है। हमें इसे क्रम विनिमय तत्सम की वैल्यू प्रूव करना है, यानी इसमें इन्वर्स फाइंड नहीं करना गुणा के लिए, बाकी सब वैल्यू चीज़ें फाइंड करनी है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो f ऑफ f प्लस g जो भी है वो s में होगा, तथा f और g का मल्टीप्लाई ये भी s में होगा, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। योग और गुणन में द्विआधारी संक्रिया लगाने पर, द्विआधारी संक्रियाएं वो हम संक्रिया जब इस पे अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट है जो R11 है सहचार्यता या एसोसिएटिविटी, जब हम अप्लाई करेंगे तो वास्तविक संख्याओं का योग व गुणन सहचारी होता है। तो R11 के लिए क्या होगा कि 3 एलिमेंट होंगे F, G और H जो कि S से होंगे। तो F प्लस G प्लस H इज इक्वल टू F प्लस में G प्लस H होगा। और R21 के लिए जो सहचार्यता होगी उसमें भी F G H होंगे, लेकिन F G H इज इक्वल टू F G H इस प्रकार होंगे। और फॉर ऑल जो F G H हैं वो S में बिलोंग करेंगे। सेकंड है इसमें क्रम विनिमयता, ये वैसे तो चौथा पॉइंट होता है लेकिन मैं पहले से बता रहा हूँ आपको। तो 1/4 की बात कर लेते हैं हम। क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिविटी, इसमें भी हमें 2 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, 3 की नहीं पड़ेगी। ये योग के लिए अगर मैं बात करूँ तो F और G बहुत है, तो F प्लस G इज इक्वल टू G प्लस F। और R24 के लिए जो कम्यूटेटिविटी होगी उसमें F और G के लिए F G इज इक्वल टू G F, और ये बिलोंग करेंगे S में। उसके बाद हम उसके बाद हम आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करेंगे इसमें। तो R12 की बात करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो R13 की बात करते हैं। योग के लिए अगर मैं 12 है ये, वो तो इन्वर्स के लिए होता है। R12 में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके लिए माना मैंने 0 S का है, और फॉर ऑल जो ये वैल्यू हम ले रहे हैं वो 0,1 वाले ब्रैकेट से ही ले रहे हैं। तो F प्लस 0 और इसके साथ X जो कि हमें मिलना चाहिए 0 प्लस F इज इक्वल टू X के साथ, ठीक है। तो जब मैंने इस पे अप्लाई किया तो ये 0x बनेगा प्लस f ऑफ x बनेगा। तो ये क्या बना हमारे पास 0 प्लस f ऑफ x, यानी f ऑफ x हमारे पास इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आ गया, चूँकि f प्लस 0 इज इक्वल टू f इज इक्वल टू 0 प्लस f, और फॉर ऑल जो f है वो बिलोंग कर रहा है s में। अब हम गुणा के लिए हमारे पास R22 फाइंड करना होगा। तो उसमें मैंने क्या किया, EX यानी ये गुणा के लिए मैंने मान लिया, और फॉर ऑल X है जो वो बिलोंग कर रहा है 0,1 में। तो E डॉट एफ यानी E का ये तत्समक और इसके साथ X F डॉट E क्रम विनिमय होता है, तो इसलिए मैंने इनको मल्टीप्लाई में लिख दिया। F ऑफ X डॉट EX, E की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो F ऑफ X डॉट 1, यहाँ पे भी F ऑफ X आ गया। EF, चूँकि EF इज इक्वल टू F इज इक्वल टू FE, ये हमने इसकी आइडेंटिटी प्रूव कर दी। अब हमें चौथी चीज़ जो फाइंड करनी है वो प्रतिलोमी अवयव, प्रतिलोम, जिसमें हमें सिर्फ 1 3 ज्ञात करना है, या नेगेटिव एलिमेंट बोल सकते हैं। फॉर ऑल मैंने FS का अवयव ले लिया, के लिए जो नेगेटिव एलिमेंट होगा वो माइनस का F होगा, वो भी S में बिलोंग करेगा, ये मैंने मान लिया। और माइनस F ऑफ X इज इक्वल टू माइनस का F ऑफ X होगा,
क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा। तब मैंने क्या किया, माइनस और प्लस यानी दोनों को यूज़ कर लिया, माइनस एफ और प्लस एफ दोनों को यूज़ किया, क्योंकि तभी तो नेगेटिव एलिमेंट आएगा जब बराबर में ज़ीरो आएगा। ये x इज इक्वल टू एफ माइनस एफ एक्स। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, x अलग करूँगा, प्लस में माइनस एफ एक्स, यहाँ से एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये एक तरीके से कॉपी भरने का तरीका है, लास्ट में आंसर इसका जीरो ही आएगा, जो कि हमने पहले ही फाइंड कर लिया है। तो माइनस एफ प्लस में एफ इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू एफ प्लस माइनस एफ। ठीक है, ये हमने इसका प्रतिलोम फाइंड कर लिया फॉर ऑल। अब मैं बंटनता की बात करता हूँ। बंटनता है जो R3 है इसमें, यानी इस चीज़ से हमने प्रूव कर दिया कि ये तस्मक जीरो आ रहा है, तो f का जो नेगेटिव एलिमेंट होगा वो माइनस का f होगा। ठीक है, जीरो नेगेटिव एलिमेंट नहीं होगा, माइनस f होगा इसका नेगेटिव एलिमेंट। अब इसकी बंटनता में मैंने एफ जी और h है वो s के अवयव ले लिए, तो एफ जी प्लस एच, यानी ये मल्टीप्लाई में है और इसके साथ x, तो एफ ऑफ x डॉट जी प्लस एच एक्स, ये इसके साथ हो गया। फिर इन दोनों का अलग अलग करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स प्लस में अलग अलग कर रहा हूँ मैं इनको, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। फिर क्या बन गया ये एफ डॉट जी, ये एक्स हो गया, प्लस एफ डॉट एच, एफ डॉट एच ये ब्रैकेट बंद और इसके साथ एक्स आ गया। तो एफ ऑफ जी प्लस एच इज इक्वल टू एफ जी प्लस में एफ एच, और अगर मैं इसको उलट कर दूं जी प्लस एच एफ, तो यहाँ पे जी एफ प्लस में एच एफ हो गया। अतः एस प्लस क्रॉस एक क्रम विनिमय तत्समकी वलय है, ये हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको मैट्रिसेस दी हुई हैं, तो मैं आपको ये एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। इसमें हमें मैट्रिसेस दी हुई है और हमें बताया हुआ है कि ये वलय है। क्या ये शून्य के भाज्य को रहित है, ये हमें प्रूव करना है। अगर ये शून्य के भाज्य को रहित है तो ये इंटीग्रल डोमेन को सेटिस्फाई करेगी। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें माना मैंने ये जो मैट्रिक्स है मैंने इसको M मान लिया, तो M इज इक्वल टू 0 0 A और B में मैट्रिक्स है, और जहाँ पे A और B है वो R से हमें प्राप्त हो रही हैं, और अल्फ़ा और बीटा में दो अलग मानूंगा मैट्रिक्स के जो M से हमें मिलेगी। तो अल्फ़ा है वो इस प्रकार है कि 0 0 A B, और बीटा है वो 0 0 C D, ये दो मैट्रिक्स मैंने अलग मान ली, और A B C और D ये हमें R से अवयव ले रही हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास आएगा 0 0 A B प्लस यहाँ पे प्लस आएगा 0 0 C और D, तो मैट्रिक्स आ गई हमारे पास 0 A प्लस C 0 B प्लस D, तो इनका योग है वो भी M में आएगा। इसी प्रकार मैंने अल्फ़ा डॉट बीटा किया, तो 0 0 A B 0 0 C D। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 A और D और बी डी ये आ गया। ये भी इसका जो मल्टीप्लाई है वो M में ही सेटिस्फाई करेगा। सहचार्यता के लिए अगर मैं बात करूँ इसमें, तो चूंकि मैट्रिक्स योग व गुणा के लिए सहचारी होती है और M में भी सहचारी होगी। क्रम विनिमयता ये क्रम विनिमय है, मैट्रिक्स योग के लिए क्रम विनिमय होती है, लेकिन ये जो गुणा के लिए वो क्रम विनिमय नहीं होती है। शून्य अवयव की बात करते हैं हम इसमें, शून्य अवयव, तो 0 इज इक्वल टू, मैंने शून्य अवयव इसमें सारे एलिमेंट 0 आएंगे और ये M में बिलोंग करेगा। तो अल्फ़ा बराबर मैंने ये लिया हुआ था A और B और ये M का था, तो मैं शून्य के साथ इसको जोड़ूंगा तो हमारे पास सेम वही आ गया। ये मैंने ऐड किया इसके साथ, तो हमारे पास सेम यही चीज़ आ गई 0 A 0 B, यही मैट्रिक्स आ गई। योज्य प्रतिलोम की अगर मैं बात करूं
तो अल्फ़ा बराबर में मुझे 0 ए बी मैंने मैट्रिक्स ले ली जो कि एम में है, और के लिए नेगेटिव एलिमेंट है वो मैंने माइनस अल्फ़ा मान लिया, तो वो होगा 0 माइनस ए 0 माइनस बी। तो अगर इन दोनों को योग करें तो हमें 0 मिलना चाहिए। तो अगर मैं इनका योग कर रहा हूँ तो मुझे 0 मिल रहा है, यानी इनका तत्समक जो है मुझे मिल रहा है। तो इस प्रकार ये हमने इसका नेगेटिव एलिमेंट भी फाइंड कर लिया और हमारे पास 0 0 तत्समक वाली मैट्रिक्स आ गई है। इसी प्रकार ये बंटनता का नियम है वो संतुष्ट करेगा, क्योंकि जो मैट्रिक्स है वो गुणन मैट्रिक्स योग के लिए योग के सापेक्ष बंटन गुणधर्म को संतुष्ट करता है, अतः यह गुणधर्म m में भी संतुष्ट होगा। फलतः m प्लस क्रॉस एक है वो वलय हो गए। अब हमें इसमें दो नॉन ज़ीरो का एक ज़ीरो प्रूव करना है, यानी शून्य के भाजक है या नहीं यह बताना है। तो हम जानते हैं, इसके लिए मैं पेज ले रहा हूँ आगे। तो हम जानते हैं कि इसमें तत्समक तो विद्यमान है। तो मैंने क्या किया, वी नो हमने एक मैट्रिक्स ली, वी नो ये एक मैट्रिक्स है 0 0 1 0, ये मैट्रिक्स ली जो कि M में बिलोंग करती है। और इसी प्रकार मैंने एक और मैट्रिक्स ली 0 0 1 0, इन दोनों का जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये है वो 0 आ गया, यानी दो नॉन ज़ीरो का 0 आ गया। अतः M में M प्लस क्रॉस में शून्य के भाजक है जो विद्यमान है, शून्य के भाजक विद्यमान है। इसमें क्या यह शून्य, तो यह शून्य के भाजकों रहित वलय नहीं है, मतलब इसमें शून्य के भाजक विद्यमान होंगे। आठवां जो है सेम इसी प्रकार से आप इसे कर लीजिएगा। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 9 की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण सा है। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 की हम बात करते हैं। इसमें हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं और r प्लस क्रॉस एक ऐसा वलय है कि ए की स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए यानी वर्गसम के बराबर है। तो ये बुलियन वलय का मैंने आपको बताया था उस तरीके से है, ए बिलोंग करता है r में। तो सिद्ध कीजिए, हमें ये तीन चीज़ें इसमें प्रूव करनी है। तो हम पहले ये ए प्रूव करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 का हम ए प्रूव करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये 2017 और 2018 और 2019 ये तीनों सालों में ये सवाल आया हुआ है। तो ए के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने माना ए बिलोंग करता है आर में, तो ए प्लस ए भी बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ तो इनका योग भी जो है दो अवयवों का योग आर में होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ए प्लस ए की स्क्वायर वर्ग सम हमें दिया हुआ है, तो मैं इन दोनों का वर्ग सम बराबर इनको बराबर रख रहा हूँ दिए गुणधर्म से। हमें ये दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो मैं इस विधि से मैं इनको ए प्लस ये इक्वल लेके चल रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों की स्क्वायर को अलग अलग किया, यानी एक ए के घात में कन्वर्ट किया, तो ए प्लस ए आ गया मेरे पास। फिर क्या है, ये बंटनता गुणधर्म से बंटनता गुणधर्म लागू होगा, तो ए की स्क्वायर प्लस में ए की स्क्वायर, ए की स्क्वायर प्लस में ए की स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ए, ये बंटन गुणधर्म इसमें लागू हो गया, उससे ये वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग हो गई। इसके बाद इन दोनों का मैं सेट बनाऊंगा, क्योंकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, तो ए प्लस ए और प्लस ए, ये मैंने सेट बना लिया। अब यहाँ पे निरसन नियम से क्या होगा कि ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास लास्ट में a प्लस ए इज इक्वल टू 0 बचेगा। इसी प्रकार अगर मैं b की बात करूँ इसमें, तो b के लिए माना a r का है और b r का है, ये दो अवयव इस प्रकार मान लिए, और a प्लस b है वो बराबर है 0 के। ठीक है, चूँकि 0 है वो a प्लस ए या a माइनस ए इन दोनों का योग हो सकता है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दे रखा है कि 0 की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, a प्लस ए मैंने 0 की जगह पुट किया, तो मुझे a बराबर b शो करना है इसमें, तो मैंने 0 की जगह a प्लस ए पुट किया। निरसन नियम यहाँ पे लागू होगा, निरसन नियम से a से a कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर a प्रूव हो जाएगा। c की बात करते हैं हम इसमें, तो c में हमें ये एक क्रम विनिमय रिंग प्रूव करनी है, कम्यूटेटिव रिंग, तो यानी गुणा के लिए और योग के लिए हमें इसे क्रम विनिमय बताना पड़ेगा।
तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी आर में है तब a, b बिलोंग टू r, तो ये a प्लस बी है, इनका योग है वो भी r में होगा, ये अपने को पता है। अब मैं इनका वर्ग सम कर रहा हूँ, यानी इन दोनों को बराबर माना हूँ, क्योंकि ये दिए जो गुणधर्म है उसी से दिए गुणधर्म से मैंने इनको बराबर मान लिया। अब इनको अलग अलग कर रहा हूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिर बंटनता नियम लागू होगा, इस पर बंटनता नियम लागू होगा तो ए बी प्लस बी ए प्लस में बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये बंटनता गुणधर्म। फिर क्या होगा, ये ए की स्क्वायर प्लस में ए बी, ये ए की स्क्वायर, ये ए बी प्लस में बी ए, ये देखिए ए की स्क्वायर और ए बी प्लस में बी ए, ये वाला आ गया। फिर ये बी है वो इसकी स्क्वायर पड़ी रहेगी, यहाँ पे बी की स्क्वायर अलग और इक्वल में ए प्लस बी। यहाँ तक मैंने कर लिया। ए की स्क्वायर इज इक्वल टू ए है तो मैंने ए मान लिया, प्लस में ए बी प्लस में बी ए, इन दोनों को पढ़ा रहने देते हैं, ए बी प्लस बी ए, इन दोनों को पढ़ा रहते हैं, प्लस में बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब निरसन नियम से क्या होगा, ये ए प्लस बी से ये दोनों ए प्लस बी कट जाएंगे और हमारे पास आएगा ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हमारे पास ये 0 आ गया। यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि हम इसको किस प्रकार हल करेंगे। यहाँ पे 0 है, ए से हम जानते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू बी ए से हम जानते हैं बाई ए कि 0 बराबर ए प्लस ए होता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी से हमारे पास बी से ए बराबर बी था, हमने जो बी सिद्ध किया उसमें ए बराबर में बी था, तो ए बी तो यहाँ पे पड़ा है, मैंने बी की जगह ए रखा तो ए की स्क्वायर हो गया, ए प्लस ए पड़ा है, ठीक है, ए बी प्लस में। अब यहाँ पे क्या है, ए की स्क्वायर है वो ए हो गया, क्योंकि वर्ग सम हमें दिया हुआ है तो ए प्लस ए, ठीक है। उसके बाद निरसन नियम लागू होगा इसमें, निरसन नियम से ये ए से कैंसिल, ए बी इज इक्वल टू ए आ गया। अब मैं वापस ए को ए की स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूँ दिए नियम से, तो ए की स्क्वायर में कन्वर्ट किया दिए गुणधर्म से, दिए गुणधर्म से ए की स्क्वायर में कन्वर्ट किया, ए बी बराबर में ए डॉट ए में कन्वर्ट किया। अब बी से बी जो सवाल था उससे वापस मैंने क्या किया, ए बी बराबर में, यहाँ पे इस ए की जगह मैंने बी रखा और ए रखा, तो ये ए बी बराबर बी ए मैंने प्रूव कर दिया। और इस प्रकार ये क्रम विनिमय प्रूव होगी। आर क्रम विनिमय रिंग है। तो ये एग्जाम्पल इसके पूरे हो गए। कल हम इसके सवालों को करेंगे, कुछ ही सवाल हैं जो मैं आपको करवाऊँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।